फ्रेंड्स, यूनिफाइड स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान की अनुसूचियां, जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में से आता है, इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मोस्टली एग्जाम्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम अनुसूची की। तो हमारे संविधान में 400 जो वर्तमान में है इस वक्त वो 470 अनुच्छेद हैं। उसके अलावा 400 अनुच्छेद के साथ 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियां हैं। उसके साथ और जो संविधान के भाग किए गए हैं वो कितने हैं? 25 भाग हैं। लेकिन जब शुरू में संविधान बना था उस वक्त सबसे पहले 395 तो अनुच्छेद थे। इस वक्त जो अनुच्छेदों की संख्या अगर हम देखें, हालांकि अंदर से भाग किए गए हैं जिसकी वजह से 470 अनुच्छेद हो गए हैं, नहीं तो 395 नंबर आखिरी जो 395 नंबर का अनुच्छेद है वही अंतिम है। तो 395 अनुच्छेद थे मूल रूप से। जब मूल संविधान बना था तो 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी, प्लस जो भाग थे वो थे 22। कितने भाग थे? 22 भाग। इस तरीके से हमारा जो अनुच्छेद है वो तैयार हुआ था। प्लस जो हमारा अनुच्छेद है उस पर सबसे ज्यादा जो असर दिखाई देता है वो दिखाई देता है भारत शासन अधिनियम 1935 वाला। तो ये क्वेश्चन मोस्टली पूछ लिया जाता है कि भारत का संविधान है उस पर किसका असर दिखता है, तो कौन सा असर दिखाई देता है? 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। हालांकि हमारे संविधान की काफी चीजें बाहर से ली गई हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा असर है वो 1935 वाले का है जिस पर प्रभाव पड़ता है। अब हम अनुसूचियों को स्टार्ट करते हैं। जो पहली अनुसूची है, अब भारत के जो राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश, इनका उल्लेख है हमारी प्रथम अनुसूची में। और यहीं पर जो पहला अनुच्छेद है, अनुच्छेद नंबर 1, उसमें भी राज्यों के अधिकारों की बात की गई है। अनुच्छेद 1 वो भी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। तो वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्योंकि दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव को एक बना दिया गया है, प्लस जम्मू एंड कश्मीर अलग है और लद्दाख अलग है, तो इस प्रकार से हमारे 28 राज्य होते हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में। अब ये जो संविधान का जब 62वां संशोधन किया गया था, तो 62वें संविधान संशोधन में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। हालांकि ये भी हमारा केंद्र शासित प्रदेश में आता है, लेकिन इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना दिया गया, यानी कि NCR, नेशनल कैपिटल रीजन बना दिया गया 62वें संविधान संशोधन में। अगर कभी पूछा जाए कि 62वें संविधान संशोधन में क्या हुआ, तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। प्लस अगर पूछ ले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कब बनाया गया दिल्ली को, तो 62वें संविधान संशोधन में बनाया गया। नेक्स्ट सूची पे चलते हैं। द्वितीय अनुसूची है हमारी कि जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं, अर्थात चाहे वो राज्यसभा के मेंबर्स हों, चाहे सरकारी मेंबर्स हों, चाहे महानिदेशक हों, चाहे महालेखा परीक्षक हों, इन सब जो महत्वपूर्ण पद हैं उनके वेतन प्लस उनके भत्ते और पेंशन से रिलेटेड, यानी कि कुल मिला के कहीं भी अगर क्वेश्चन में वेतन दिखाई दे कि जो किसी का भी वेतन पूछ ले, तो वो कौन सी अनुसूची में आएगा? दूसरी अनुसूची में। तो केवल वेतन वर्ड याद रखने से हो सकता है। और जो पहली अनुसूची है उसमें राज्य और संघ, वो याद करने वाली चीज है कि राज्य और संघ से रिलेटेड है प्रथम अनुसूची। दूसरी सूची है वेतन से रिलेटेड, जिसमें किसी के भी अधिकारियों के वेतन भत्ते और पेंशन से रिलेटेड है। अगर क्वेश्चन में वेतन शब्द दिखाई देता है तो वो है द्वितीय अनुसूची से संबंधित। तीसरी अनुसूची जो है हमारी, वो है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के द्वारा पद ग्रहण करते समय जो शपथ ली जाती है। अगर शपथ वर्ड आ जाए कहीं भी, मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है शपथ। अगर किसी भी कोई अधिकारी शपथ ले रहा है या कोई नेता कोई शपथ ले रहा है, तो वो किस में आते हैं? तृतीय अनुसूची में। तो चाहे वो राज्यसभा का मेंबर हो चाहे लोकसभा मेंबर हो, सबकी शपथों के बारे में जो उन्हें गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है वो आती है तृतीय अनुसूची में। अब चलते हैं चौथी अनुसूची पर। चौथी अनुसूची में यह है कि जो विभिन्न राज्य हैं और संघीय क्षेत्र हैं, यानी संघीय क्षेत्र का मतलब केंद्र शासित प्रदेश से है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं या केंद्र के शासन के द्वारा चलाए जाते हैं। तो जो विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका राज्यसभा में जो सीटें हैं, राज्यसभा में कितनी सीटें हैं इस टाइम? 250 सीटें होती हैं।
और जो राज्यसभा की सीटें हैं उन पर जो बंटवारा होता है उससे रिलेटेड है। यानी कि कुल मिला के अगर राज्यसभा की सीटों की बात की जाए और राज्यसभा की सीटें बांटी जा रही हैं तो ये वर्ड आएगा राज्यसभा की सीटें, यानी कि चौथी अनुसूची में। तो इसको इस तरीके से वर्ड होता है चौरी चौरा में से जो चौरा वर्ड है इससे भी याद कर सकते हैं कि चौथी अनुसूची राज्यसभा के सीटों से रिलेटेड है। पांचवी अनुसूची पे चलते हैं। जो पांचवी अनुसूची है ये हमारी अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के विषय में है। तो जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं और शेड्यूल रीजन हैं, जो शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल रीजन्स हैं, शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल रीजन्स, ट्राइब्स और शेड्यूल रीजन। तो जो शेड्यूल ट्राइब्स और रीजन है उनका जिक्र जो है या उनके कैसे प्रशासन होगा और कैसे उन पर नियंत्रण रखा जाएगा वो है पंचम अनुसूची यानी कि पांचवी अनुसूची में जोड़ा गया है। हालांकि इनमें से 4 राज्यों को अलग से दर्जा देकर उन्हें नई सूची में जोड़ दिया गया। तो जो पांचवी अनुसूची और छठी अनुसूची है वो एक साथ याद कर ली जाती है क्योंकि उनमें सिर्फ 4 राज्यों का वर्णन है, उनके अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट सूची पे चलते हैं। तो नेक्स्ट अनुसूची जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये वो 4 राज्य हैं जिनके जनजाति क्षेत्र हैं और उनके प्रशासन के विषय में इसमें प्रावधान अलग से किया गया है। तो अगर क्वेश्चन में कभी भी जनजाति क्षेत्रों के जनजाति क्षेत्र या जनजाति के बारे में बात की जाए यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट जो शेड्यूल रीजन है उनके बारे में अगर बात की जाए तो पांचवी अनुसूची आ जाएगा। लेकिन अगर स्पेशली 4 राज्य दिए जाएं तो इसे इस तरीके से याद कर सकते हैं अमित्र मेघा करके, अमित्र मेघालय। तो आ से हो जाएगा असम, मी से मिजोरम, तिरी से त्रिपुरा और मेघालय। तो ये जो 4 शब्द हैं केवल इन 4 राज्यों से रिलेटेड है। अगर कुछ भी पूछा जा रहा है क्वेश्चन में इन 4 राज्यों से रिलेटेड तो वो कौन सी अनुसूची में आ जाएगा? छठी अनुसूची में। तो इनसे रिलेटेड जनजाति के क्षेत्र हैं और बाकी सब किस में चले जाते हैं? पांचवी अनुसूची में। अब नेक्स्ट चलते हैं। तो ये 7वीं अनुसूची है। इसमें केंद्र और राज्य की जो बीच शक्तियों का बंटवारा हुआ है और सरकारों द्वारा जो शुल्क और टैक्स लगाए जाते हैं तो उनका अधिकार किसमें दिया गया है? 7वीं अनुसूची में। तो जो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियां हैं वो बांटी गई और उन जो शक्तियां हैं उनको किस रूप में बांटा गया? 3 सूचियों में बांटा गया, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये जो कॉन्सेप्ट लिया गया था संघ सूची राज्य सूची वो लिया गया था भारतीय शासन अधिनियम 1935। इंडियन एक्ट जो था ब्रिटिश टाइम पर आया था, इंडियन गवर्नमेंट का गवर्नमेंट इंडियन एक्ट 1935, उसमें ये 3 सूचियों का वर्णन था कि इसमें संघ सूची जो है उस पर केंद्र की शक्ति चलेंगी उन विषयों पर जो इसके अंदर है और राज्य सूची पर राज्यों का और समवर्ती सूची पर दोनों का अधिकार हो सकता है। लेकिन अगर राज्य सूची में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जिनमें केंद्र चाहता है कि मैं बनाऊं तो वो बना सकता है इसमें राज्य में, लेकिन उन्हें लागू ना लागू करना वो राज्य के ऊपर है। और समवर्ती सूची में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है संघ सूची, जो संघ केंद्र सरकार जो इसमें नियम बनाएगी वही इसमें लागू होते हैं मोस्टली अगर दोनों में विवाद होता है तो। अब नेक्स्ट सूची पे चलते हैं। तो पहली सूची है हमारी संघ सूची। संघ सूची में 100 विषय हैं इस टाइम वर्तमान में, लेकिन जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो 97 विषय थे और 97 विषय होने के कारण उन्हें 3 और शब्द जोड़े गए और जिनकी वजह से अब नए जो विषय हैं वो 100 हो गए हैं। अगर मुख्य विषयों की बात करें जिनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जैसे विदेशी मामले हुए, देश की सुरक्षा का मामला है, युद्ध एवं शांति का मामला है, बैंकिंग का मामला है या परमाणु शक्ति का मामला है या फिर रेल, डाक और तार जो होता है, डाक के साथ तार जोड़ दिया जाता है, डाक के साथ डाक तथा तार, इनसे रिलेटेड जितने मामले होंगे वो संघ सूची में आते हैं। तो इसमें जो विषय हैं इन पे कौन कानून बनाता है? केंद्र सरकार। तो ये हो गई हमारी संघ सूची। अब नेक्स्ट सूची है राज्य सूची। इसमें कौन कानून बनाएगा? राज्य बनाएगा। अगर राष्ट्र हित का कोई मामला है या लोगों के हित के मामले में है, राष्ट्रीय हित से संबंधित कोई है तो उसमें कौन केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। अब इसमें कितने विषय हैं? वर्तमान में इसमें 61 विषय हैं,
लेकिन जब संविधान लागू हुआ था तो उसमें कितने थे? 66। यहाँ से 5 माइनस हो गए और 5 विषय हटाकर वो डाल दिए गए, या तो समवर्ती सूची में ऐड कर दिए गए हैं या फिर संसूची में ऐड कर दिए गए हैं। तो ये 5 विषय कम करके अब कौन से विषय हो गए? 61 विषय। और राज्य सूची में जो मुख्य विषय हैं याद करने लायक, जैसे शांति और व्यवस्था का राज्य में, राज्य की पुलिस, राज्य की जेल, स्थानीय स्वशासन के मामला, कृषि का मामला, जन स्वास्थ्य का मामला। हम देखते हैं कि जो जन स्वास्थ्य है उसमें राज्य की अलग पॉलिसी भी चलती है और केंद्र सरकार की भी चलती है। जैसे अभी केंद्र सरकार ने एक क्रेडिट कार्ड के तौर पे लॉन्च किया है कि 5 लाख रुपए तक इलाज करवा सकते हैं। तो वो जन स्वास्थ्य का मामला आया था, तो इसमें केंद्र ने भी अपने प्रावधान किए हैं। अगर राज्य के अंदर व्यापार और न्याय व्यवस्था की बात करें तो उसमें भी सबका अपना अपना, हर राज्य का हाई कोर्ट है, और हाई कोर्ट होने के साथ साथ अगर चाहें तो सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो राज्य से बाहर केंद्र के अंडर आता है, तो इसलिए उसमें कानून व्यवस्था अलग है। और हाई कोर्ट तो न्याय और व्यापार भी राज्य के अंदर है, तो वो भी विषय राज्य सूची के अंदर डाला गया है कि इसमें दोनों के अलग अलग चीजें चलती हैं। अब नेक्स्ट जो लास्ट सूची है हमारी वो है समवर्ती सूची। तो जो समवर्ती सूची है इसमें केंद्र और राज्य दोनों विषय दोनों बना सकते हैं कानून, लेकिन इसमें एक पॉलिसी है कि अगर किसी विषय पर इसमें जो मुख्य विषय दिए हुए हैं और इनके अलावा जो विषय एडिड हैं, जैसे जब संविधान लागू हुआ था तो उस टाइम 47 थे, लेकिन अब 5 विषय और जोड़ के 52 कर दिए गए, तो 52 विषय हैं वर्तमान में, और संविधान लागू होने के समय 47 थे। तो इन विषयों पर अगर केंद्र और राज्य में मतभेद होता है कि मैं कानून बनाऊं और मैं कानून बनाऊं, तो लास्ट में जो अप्लाई होगा वो केंद्र का ही लागू हो जाएगा। तो इसके मुख्य विषय हैं जैसे दीवानी और फौजदारी कानून, जो दीवानी अदालतें हैं या फौजदारी कानून है उसकी प्रक्रिया और उस पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो केंद्र और राज्य दोनों के पास है। विवाह और तलाक से संबंधित, जैसे विवाह की एज अभी नई जो बिल में 21 साल करी जा रही है, प्रावधान है वो चाहे तो राज्य भी उस पर कानून बना सकता है और केंद्र अलग कानून बना रहा है। वहीं तलाक से संबंधित एक बिल आया था ट्रिपल तलाक, जो ट्रिपल तलाक बिल था उसमें केंद्र ने कानून बनाया था। तो अपने अपने राज्यों के भी कानून होते हैं इन विषयों पर। शिक्षा का जो है हर किसमें केंद्र सरकार के अंडर भी काफी शिक्षा प्रोग्राम चलते हैं और राज्य सरकार के अंदर भी। जैसे स्कॉलरशिप का अगर मामला है तो उसमें राज्य होते हैं वो भी स्कॉलरशिप प्रदान करते हैं और केंद्र भी उसमें प्रदान करता है शिक्षा में स्कॉलरशिप। तो इस टाइप के जो मामले हैं वो दोनों के अंडर आ जाते हैं। उसके अलावा आर्थिक नियोजन की बात करें या फिर बिजली या फिर समाचार पत्र, श्रमिक संघ और वन आदि, ये कुछ मुख्य विषय थे समवर्ती सूची से रिलेटेड जिसमें राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। अब 8वीं सूची पे चलते हैं। तो 8वीं सूची है हमारी भारत की भाषाओं का जो उल्लेख है उसका वर्णन किया गया था अष्टम सूची में। तो जो 8वीं अनुसूची है उसमें भारत की भाषाएं हैं, और मूल संविधान जब लागू हुआ था तो उस वक्त 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में कितनी हैं? 22 भाषाएं हैं वर्तमान में। अब जो आखिरी की 8 भाषाएं जोड़ी गई हैं, 14 और प्लस 8 कर दी गई हैं, तो ये जो 8 भाषाएं हैं ये समय समय पर जोड़ी गई हैं। तो पहले 14 भाषाएं थी, फिर इसमें एक भाषा ऐड की गई, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? ये की गई, जो प्लस की गई ये की गई थी 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब 21वें संविधान संशोधन के बाद इसमें प्लस 3 भाषाएं और की गई, वो की गई थी 71वें संशोधन के द्वारा। इसके बाद प्लस 4 और की गई और वो थी 92वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो जो 21वां संविधान संशोधन हुआ था वो हुआ था 1967 में। इसमें जो सिंधी भाषा थी इसको जोड़ दिया गया था। उसके बाद 71वां संशोधन हुआ तो उसमें 1992 में हुआ, और 71वें संशोधन में 3 भाषाएं जोड़ी गई, कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। इसके बाद 2003 में 92वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई, मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी। अगर इन सबको याद करना हो तो इस तरीके से याद कर सकते हैं, 21वां संविधान संशोधन और 71वां संविधान संशोधन होता है 92,
अगर इनको ऐड करें तो 92 बनता है। तो ये जो 3 संविधान संशोधन हुए इनमें ये कॉन्सिडेंस हो गया। तो इनको जोड़ने पर जब 92 आया तो इसका मतलब है कि पहला संविधान संशोधन में सिंधी जोड़ी गई, उसके बाद 3 और जोड़ी गई कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। इसके बाद जो लास्ट 92वां संविधान संशोधन था उसको अगर 4 भाषाओं को याद करना हो, मैथिली, संताली, बोडो, डोगरी, तो इसको एक कंप्यूटर साइंस की भाषा में है BDMS। उसके अकॉर्डिंग याद कर सकते हैं, B फॉर बोडो और D फॉर डोंगरी, M फॉर मैथिली और S फॉर संताली। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं 4 भाषाओं को, और कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जैसे चाहें वैसे याद कर सकते हैं। तो ये थी हमारी अष्टम अनुसूची। अब जो मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूचियां थी, उसके बाद 4 अनुसूची और जोड़ी गई। अब वहां से स्टार्ट करते हैं 9वीं अनुसूची जो जोड़ी गई थी पहले संविधान संशोधन के द्वारा। तो 9वीं अनुसूची कहती है कि जो शामिल विषय हैं उनमें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। यानी कि अगर कोई भी राज्य कुछ कानून पारित करता है और वो नहीं चाहता कि ये मामला, उसे लगता है कि ये मामला न्यायालय में जा सकता है, तो वो क्या करता है, वो 9वीं अनुसूची में उस विषय को डाल देता है और उसके बाद उस पे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। ऐसा पहले लगता था, लेकिन अब जब 11 जनवरी 2007 ईस्वी को एक फैसला आया था तो उसमें ये बोला था कि कानून, अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था सुनवाई करते समय कि अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता हुआ दिखाई दे रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उसमें जांच कर सकती है। तो ये 2006 तक इस कानून के तहत, अनुसूची के तहत काफी ज्यादा फैसले लिए गए थे और उनमें कभी भी न्यायालय उसमें जांच नहीं कर सकता था। तो जो तमिलनाडु का एक मामला था आरक्षण वाला, वो पहली बार अनुसूची में डाला गया था, 9वीं अनुसूची में। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि तमिलनाडु का जो मामला है या किस राज्य ने पहले 9वीं अनुसूची का इस्तेमाल किया था, तो वो हो जाएगा तमिलनाडु आरक्षण का मामला। आइए, 9वीं अनुसूची जो जोड़ी गई है ये पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी और ये संविधान संशोधन कब किया गया था, 1951 ईस्वी में। तो पहला संविधान संशोधन ही 9वीं अनुसूची के माध्यम से किया गया था। अब इसके बाद हम 10वीं अनुसूची पे चलेंगे जो जोड़ी गई थी बाद में। तो 10वीं अनुसूची जो है इसे कब जोड़ा गया था, 52वें संविधान संशोधन जो कि 1985 ईस्वी में हुआ था, उसे बोलते हैं हम दल बदल से संबंधित प्रावधान किए गए थे। इसमें क्या होता था कि एक पार्टी की सरकार बनती थी, अगर कोई नेता उससे नाराज हो जाए तो वो अपने विधायक लेकर दूसरे दल में शामिल हो जाता था और जो एक दल था वो दूसरे दल से उसकी सरकार गिर जाती थी क्योंकि वो अपना समर्थन वापस ले लेता था। अब उन्होंने, जब राजीव गांधी जी ने ये देखा था तो उसके बाद उन्होंने ये संविधान संशोधन किया था 52वां, कि अब कोई भी सरकार बनने के बाद दल बदल नहीं कर सकता है और जो जिस दल की सरकार बनी हुई है वो नहीं गिरेगी इस कानून के माध्यम से। अगर सरकार से पहले जो भी गठबंधन होता है उस गठबंधन को नहीं तोड़ सकते हैं सरकार बनने के बाद। नेक्स्ट चलते हैं 11वीं अनुसूची पर। तो 11वीं अनुसूची है पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने से रिलेटेड कुछ विषय दिए गए थे और इसे कब जोड़ा गया था, 73वें संविधान संशोधन 1993 ईस्वी के माध्यम से। तो जब इसमें जो पंचायती राज्य थे उनको 29 विषय दिए गए काम करने के लिए, यानी कि जो संस्थाएं काम करेंगी उनको 29 विषय प्रदान किए गए थे। अब वर्तमान की अगर बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था राज्यों की बात करें तो नागालैंड, मेघालय तथा मिजोरम। यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। तो ये 3 राज्य हैं, पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। तो इन 3 राज्यों में नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में जो है पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। और अगर केंद्र शासित प्रदेश में देखें तो जो दिल्ली है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, इसमें पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। तो ये 4 नाम हैं जो क्वेश्चन में अगर पूछ सकता है कि कौन से राज्यों में केंद्र या पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, तो उसमें राज्य आ जाएंगे नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। और अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली जो है वो केंद्र शासित प्रदेश में से एक है जिसमें पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। और इसके बाद ये जो संविधान जोड़ा गया अनुसूची 11,
ये 1993 ईस्वी में जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन के बाद। इसी के साथ 74वां संविधान संशोधन भी किया गया था। जिस वर्ष ये आया था 73वां संविधान संशोधन, उसी के साथ 74वां संविधान संशोधन भी दिया गया था। वो रिलेटेड था किससे? नगर पालिका और नगर निगम से। तो 12वीं अनुसूची जो है हमारी, इसमें नगर निगम और नगर पालिकाओं से संबंधित विषय थे। और वो टोटल विषय की संख्या कभी कभी पूछ लेता है। तो जो 11वीं अनुसूची थी पंचायती राज, उसमें 29 विषय थे और नगर निगम को कितने विषय प्रदान किए गए थे? 18 विषय। इसे कब जोड़ा गया था? 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1993 ईस्वी में। तो इसमें क्या हुआ कि जो शहर थे, ये उनमें नगर निगम और नगर पालिकाएं थी, उनको संस्थाओं को कैसे काम करना है उससे रिलेटेड 18 विषय प्रदान किए गए थे। तो ये हमारी आज की अनुसूचियां थी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, जो कि क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस पेपर्स में। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।